शामली के हमारे बहादुर कार्यकर्ताओं, साथियों और दोस्तों, आज इस दिवाली मिलन के कार्यक्रम में बहुत कम समय की तैयारी में मुझे यहां पर आना पड़ा। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो आपसे छिपे नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है, आदित्यनाथ की सरकार, जो तानाशाही के दम पे उत्तर प्रदेश को चलाना चाहती है। जिस सरकार के राज में जो वादे किए गए थे उसके विपरीत काम किया जा रहा है। मुझे याद है, नारा दिया था भाजपा के लोगों ने, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन पिछले 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की हालत आज ये कर दी, किसी जिले का अखबार उठाकर देखिए, आपका सिर सर से झुक जाए। कहीं 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, और कहीं तो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर काट दिया जाता है। हमने देखा हाथरस का कांड, हमने देखा बलरामपुर का कांड, हमने देखा लखीमपुर का कांड, हमने देखा जौनपुर का कांड, हमने देखा गोरखपुर का कांड, हमने देखा झांसी के अंदर एक बेटी अपने बाप को चिट्ठी लिखकर कहती है, पापा मम्मी जो लोग हमें तंग कर रहे थे उनसे बदला जरूर लेना, और जहर खा के अपनी जान दे देती थी। यह उत्तर प्रदेश की हालत हो गई आदित्यनाथ की सरकार में। आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन गया है, और ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देकर गोरखपुर चले जाना चाहिए। आज पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। नारा देते हो बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, विज्ञापन लगाते हो, माताओं बहनों को चिढ़ाते हो, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मिशन शक्ति के नाम पे करोड़ों का विज्ञापन, अखबारों में करोड़ों का विज्ञापन। अरे तुम्हारा मिशन शक्ति क्या है आदित्यनाथ जी, मैं जानता हूं। तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि बलात्कार के मामले में लिप्त कुलदीप सेंगर का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि बलात्कार के मामले में लिप्त चिन्मयानंद का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि हाथरस कांड के बलात्कारियों का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति का मतलब यह है कि एक महिला कांस्टेबल को लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता ने छेड़खानी की, उस महिला कांस्टेबल ने गिरफ्तार करके जब उस बीजेपी नेता को थाने ले जाने का काम किया तो बीजेपी का विधायक उसको छुड़ाने के लिए पहुंचता है। इसका मतलब आदित्यनाथ का मिशन शक्ति यह है कि अपनी ताकत दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ, महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए, महिलाओं पर जुर्म करने के लिए, महिलाओं पर जाति करने के लिए। यह आज उत्तर प्रदेश में बेटियों की, महिलाओं की हालत है। अगर उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत की बात हम करें, हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं। उन्होंने एक वाक्य कहा था, देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। ईमानदारी के प्रति हिंदुस्तान के किसानों की एक मजबूत आवाज चौधरी साहब इसी बागपत के क्षेत्र के, जिनको पूरी दुनिया आज भी याद करती है, पूरा देश आज भी याद करता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे किसानों के हक के लिए लड़ते रहे, किसानों की हक की बात करते रहे। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसा नेता देश की सत्ता पर बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसने 3 किसानी बिल पास किए हैं, और किसान यूनियन के आदरणीय राजवीर सिंह जी हैं, भानुगुट के हमारे महासचिव जी हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये तीनों किसानी बिल किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया है। नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया है किसानों के डेथ वारंट पे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बिल को पढ़ लेना किसान भाइयों। इस बिल में लिखा हुआ है, आप असीमित भंडारण कर सकते हैं अनाज का। अब राजवीर सिंह जी तो असीमित भंडारण कर नहीं पाएंगे, और न महेश त्यागी जी असीमित भंडारण कर पाएंगे।
ना हमारे राजेंद्र पहलवान असीमित भंडारा कर पाएंगे। अरे गेहूं का, धान का, प्याज का, आलू का, सब्जियों का असीमित भंडारा कौन करेगा? अडानी करेगा, अंबानी करेगा, टाटा करेगा, बिरला करेगा, बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। यानी सस्ते दामों में किसानों का अनाज खरीदेंगे, गोदामों में उसको रखेंगे और जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर उसको बेचने का काम करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी के इस बिल ने काला बाजारी, महंगाई और जमाखोरी को हिंदुस्तान में वैध घोषित करने का काम किया है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल का विरोध किया, टेबल पे खड़े होकर विरोध किया। हाँ, मुझे निलंबित किया गया, मुझे पूरे जिंदगी भर के लिए निलंबित कर दो, लेकिन किसान भाइयों की आवाज उठाता रहूंगा। करो निलंबित, करो निलंबित। एक ऐसा काला कानून पास किया गया, अल्पमत की सरकार ने पास किया, बहुमत नहीं था भाजपा के पास, बावजूद इसके ध्वनिमत से पास कर दिया। उस बिल में एमएसपी का नाम नहीं लिखा। क्या कहते हैं सोमेंद्र जी? कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी किसान भाइयों, चिंता मत करना, एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैंने भाजपाइयों से पूछा, भाजपाइयों अगर एमएसपी किसी किसान को नहीं मिली, कोर्ट में वो गया, जज साहब पूछेंगे क्यों आए हो, किसान कहेगा एमएसपी नहीं मिली जज साहब कहेंगे कानून में कहां लिखा, किसान कहेगा जज साहब मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, आपने सुना नहीं था, तो जज साहब उसकी याचिका को उठाकर कूड़ेदान में डाल देंगे। अरे देश भाषण से नहीं चलता है मोदी जी, कानून से चलता है। बिल में एमएसपी लिखो तब किसान को एमएसपी मिलेगी, बिल में नहीं लिखोगे तो एमएसपी नहीं मिलेगी। हमें मूर्ख मत समझो, हम कानून को जानते हैं, समझते हैं। तुमने कानून में कहीं एमएसपी नहीं लिखा, तुमने बिल में कहीं एमएसपी नहीं लिखा, भाषण में कहते हो एमएसपी देंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए 7400 रुपए देने पड़ते थे, अब 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। यह है आदित्यनाथ की किसान के हक में होने का दावा, यह आदित्यनाथ की सरकार का किसान के हक में खड़े होने का वादा, यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का वो वादा जिसमें उन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, कहा था लागत मूल्य पे 50% मुनाफा देंगे। 6 साल हो गया, आज तक 50% मुनाफा तो नहीं मिला। हाँ, धान का दाम 1900 रुपए क्विंटल घोषित होने के बावजूद 1000 रुपए और 800 रुपए में किसान को अपना धान बेचना पड़ रहा है। यह हालत हो गई है, यह उत्तर प्रदेश की हालत। मक्का जो आपसे खरीदा जाता है 10 रुपए किलो, वही मक्का रिलायंस फ्रेश दुकान पे अगर आप चले जाओगे तो ये मक्का आपको मिलेगा 130 रुपए किलो। ये मुनाफाखोरी आपसे की जाती है, आपसे मुनाफा कमाते हैं, सस्ते दाम में खरीदते हैं, महंगे दाम में बेचते हैं। इसलिए किसान भाइयों जाग जाओ, नौजवानों जाग जाओ। नौजवान यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 11,000 लोगों की भर्तियां निकाली। 3.5 साल में 11,000 लोगों की भर्तियां निकाली, 11,000। और इन 11,000 लोगों की भर्तियों के लिए 51 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 51 लाख लोगों ने फार्म भरा और 51 लाख लोगों के फार्म भरने के बाद 51 लाख लोगों ने जब पैसा खर्च कर दिया फार्म भरने का, जब इम्तिहान देने में रेलवे का किराया दिया, बस का किराया दिया, एक नौजवान ने कम से कम 2,000 रुपए खर्च किया। यानी 51 लाख लोगों ने 1100 करोड़ रुपए तो सिर्फ इम्तिहान देने के लिए खर्च किया। लेकिन 11,000 में एक भी नियुक्ति पत्र आज तक किसी नौजवान को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, एक भी नौजवान को। यह नौजवानों की हालत उत्तर प्रदेश में। और बीटीसी के लिए नौजवान सड़क पर उतरता है, उसको लाठियों से पीट देते हो। शिक्षा मित्र के लिए महिलाएं निकलती है, उनको लाठियों से पीट देते हो। आंगनबाड़ी की महिलाएं अपना हक मांगने के लिए निकलती है, उनको लाठियों से पीट देते हो। कस्तूरबा गांधी की महिलाएं निकलती हैं,
सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की महिलाएं झाड़ू से करेंगे। मैं कहना चाहता हूं झाड़ू से करेंगी, देख लेना। उत्तर प्रदेश में पहली बार हमने देखा 74 साल में सुहागिन महिलाओं ने, शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपने सिर मुड़वाए, इसलिए कि उनकी नौकरी को पक्का नहीं किया जा रहा है। तो नौजवान परेशान, किसान परेशान, अपराधीकरण से जनता परेशान, हर वर्ग परेशान, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई उनके सुनने वाला नहीं है। आदित्यनाथ जी भाषण वीर प्रधानमंत्री और भाषण वीर मुख्यमंत्री, एक केंद्र में बैठे हैं, एक उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं भाजपाइयों के बारे में, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा ली जाए तो नंबर 1 पर भाजपाई आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आए। कब क्या बोलना है कुछ इनको पता नहीं। 4 साल पहले कल ही के दिन 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, भगवान की तरह प्रकट होते हैं। आप जानते हैं, आते कहते पूरे देश में नोट बंद। बोले क्यों बंद? बोले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ का सरकार को मुनाफा हो जाएगा। 4 साल हो गए, क्या कहा था मोदी जी ने? बोले नोटबंदी के फायदे 50 दिन में नहीं हुए भाइयों और बहनों, तो हमें किसी भी चौराहे पर खड़ा कर देना। मैं शामली में पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी, बताओ 4 साल में क्या फायदे हुए, नहीं तो किस चौराहे पे खड़े होना चाहते हो? हम आके आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपसे तो सवाल कोई कर नहीं सकता। आप भाषण देते हो, चले जाते हो। कोरोना का टाइम आया तो कहते हो थाली बजाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। मैंने तो संसद के अंदर पूछा, सभापति जी अगर कोरोना बजाने, थाली बजाने से कोरोना ठीक होता है तो हम अपने घर नहीं जाएंगे, रात भर बैठ के यहां थाली पीटेंगे। कोरोना ठीक करो भाई। फिर कहने लगे 9 मिनट बिजली बुझा के अंधेरे में बैठो पागलों की तरह, कोरोना ठीक हो जाएगा। सब घर की लाइट बंद करके बैठ गए बेचारा पूरा देश। फिर इनका एक सांसद कीचड़ में चला गया, कहते हैं मट्टी लगाने से कोरोना ठीक होगा, उसको बेचारे को कोरोना हो गया। एक इनके मंत्री है, कहते हैं भाभी जी पापड़ खाओ तो कोरोना ठीक हो जाएगा। अरे कुछ तो वैज्ञानिकता लाओ अपनी सोच के अंदर, कुछ तो विचार ऐसे रखो जिससे आपके लोगों के ऊपर विश्वास हो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री, शर्म आती है। कहते हैं नाले के गैस से चाय बना लीजिए। अब बताइए, नाले के सामने जाके लोग दुकान खोले, उस पर फिर चाय बनाए। कुछ भी बोलते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब ये भाषण वीर लोग आपके सामने आके झूठे वादे करते हैं, जब आपको कहते हैं 15 लाख देंगे, जब आपको कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब आपको कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जब आपको कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, तो इनसे सवाल पूछा करो कि हमारा काम किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो चुनाव में तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे। और नहीं समझ में आता तो चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे की दूरी पर है दिल्ली। देख कर आइए आप वहां पर। मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जाइए और हमारी सरकार को देख के आइए। एक ऐसी सरकार जिसने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने का काम किया, एक ऐसी सरकार जो 400 यूनिट आधे दाम पे बिजली देती है, एक ऐसी सरकार जिसने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों के अंदर बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा, और इंटर का रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में 99% दिल्ली का रिजल्ट आया। जाइए देख कर आइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन झूठे लोगों को जवाब देने के लिए देख कर आइए दिल्ली की व्यवस्था। मोहल्ला क्लिनिक खोला मोहल्लों के अंदर, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, दवाएं वहां पर मुफ्त मिलती हैं, और अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की तारीख हो जाए तो पूरा इलाज आप प्राइवेट में कराइए। केजरीवाल सरकार आपको पैसा देती है ऑपरेशन कराने का, इलाज कराने का। और ईश्वर न करे अगर आपका दिल्ली की सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो केजरीवाल कहते हैं 50 लाख लगे या 1 करोड़ रुपए लगे, दिल्ली की सरकार आपका इलाज कराएगी।
प्रेसिडेंट की पॉलिसी है। हमने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया और हमने पढ़ा कि आदित्यनाथ जी 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदते हैं, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदते हैं और प्रभु श्री राम के नाम पर राम राज्य चलाने का दावा करते हैं। आदित्यनाथ जी जरा हमको बताओ, किस प्रभु श्री राम ने आपको कोरोना में दलाली खाने की शिक्षा दी है? इसका हिसाब करो, इसका हिसाब करो। आप बताओ, हम जानना चाहते हैं। आपने जब लोग शमशानों में लाशें बिछी थी, उस वक्त आपकी सरकार कोरोना में दलाली खा रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और थोड़ा बहुत नहीं 800% कमीशन चला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन इनसे जवाब मांगेगा? आज किसान को पराली के नाम पे कालर पकड़ के जेल में डाल देते हो। कहीं 8 किसान जेल में गया, कहीं 12 किसान जेल में गया, कहीं 226 किसानों पे मुकदमे, कहीं 540 किसानों पे मुकदमे। ये क्या बना रखा है आपने? आप मुझे बताइए, क्या प्रदूषण सिर्फ पराली से किसान फैलाता है? अरे प्रदूषण तो अडानी की फैक्ट्री से भी आता है, प्रदूषण तो अंबानी की फैक्ट्री से भी आता है, प्रदूषण तो टाटा की फैक्ट्री से भी आता है, प्रदूषण तो बिरला की इंडस्ट्री से भी आता है, प्रदूषण तो मोदी के मिल से भी आता है। मुझे बताओ, किस मोदी को, किस टाटा को, किस बिरला को, किस अडानी को, किस अंबानी को तुमने कालर पकड़ के जेल में डाला? इसका जवाब दो। एक भी इंडस्ट्री को, एक भी उद्योगपति को जेल में नहीं डाला। जब डाला, किसान को जेल में डाला, क्योंकि सबसे मजबूर आपको समझते हैं, सबसे कमजोर आपको समझते हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं तो लगातार आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा हूं और 4 महीने में मेरे खिलाफ 14 मुकदमे कर दिए। और जो इन्होंने बताया 505 देशद्रोह का भी मुकदमा कर दिया। मैं तो कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 1700 मुकदमे करो, 14 नहीं 1400 मुकदमे करो। जितने मुकदमे करना चाहते हो करो। तुम्हारे मुकदमों और बंदर भुड़कियों और जेल और मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज को मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक उठाते रहे हैं और हक के लिए लड़ते रहेंगे। इन मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश में जातिवादी व्यवस्था चल रही है। मुझसे अभी पहले चौधरी साहब कह रहे थे कि संजय सिंह जातिवाद से ऊपर उठकर सोचते हैं और काम करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सोचता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल जातिवाद से ऊपर उठकर सोचता हूं और काम करता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, मुझे तकलीफ होती है कि आजादी के 74 साल के बाद बुंदेलखंड के एक इलाके में 3 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित समाज से थे और उन्होंने मटके का पानी पी लिया। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में आदित्यनाथ जी? अगर दलितों को, पिछड़ों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल, पिछड़ा समाज से व्यक्ति था, उसको सीओ के सामने, एसडीएम के सामने, पूरी की पूरी सरकार के सामने, पुलिस वालों के सामने सीने पे गोली मार दी गई और पूरी भाजपा की सरकार हत्यारे के साथ खड़ी होती है। आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ लेता है। वो सिर्फ ठाकुर की रक्षा की शपथ नहीं लेता, वो किसी जाति की रक्षा की शपथ नहीं लेता, वो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की रक्षा की शपथ लेता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, तुमको 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना होगा। उसमें ठाकुर भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें नारी भी है, उसमें पाल भी है, उसमें गुजर भी है, उसमें जाट भी है, उसमें निषाद भी है, उसमें कश्यप भी है, उसमें सैनी भी है, उसमें पाल भी है, उसमें जाटव भी है, उसमें सोनकर भी है, उसमें वाल्मीकि भी है, उसमें कोरी भी है। उत्तर प्रदेश अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों से बना है। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और हमारी खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। इस मुल्क की खूबसूरती को हम तुम्हारी सनकपना की राजनीति से खत्म नहीं होने देंगे।
वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रस्तान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये हिंदुस्तान है और हम ये हिंदुस्तान चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़े वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई झगड़े फसाद हिंसा से अफगानिस्तान तो बन सकता है, पाकिस्तान तो बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को बनाना है तो हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। लेकिन जो लोग कुछ काम नहीं करते साथियों, उनसे पूछो गन्ने का दाम कैसे मिलेगा, कहते हैं हिंदू मुसलमान। उनसे पूछो साहब बिजली हमारी महंगी में आ रही है, कहते नहीं हिंदू मुसलमान। उनसे बोलो साहब स्मार्ट मीटर लग गया 30% तेज भाग रहा है, कहते हैं हिंदू मुसलमान। रोटी मांगो हिंदू मुसलमान, रोजगार मांगो हिंदू मुसलमान, बेटियों की सुरक्षा मांगो हिंदू मुसलमान, किसान के अनाज का दाम मांगो हिंदू मुसलमान, अच्छी सड़क मांगो हिंदू मुसलमान, अच्छा स्कूल मांगो हिंदू मुसलमान, अच्छा अस्पताल मांगो हिंदू मुसलमान। अरे बंद करो ये हिंदू मुसलमान, हमें हमारा हक दो, हमारा अधिकार दो। बंद करिए ये राजनीति, तंग आ चुके हैं लोग। अमेरिका चले जाते हो आप प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री जी, तुमसे देश संभल नहीं रहा, तुम अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं क्या क्या बक के चले आते हो। आपको समझ नहीं है देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी नहीं। अरे देश की विदेश नीति ये कहती है दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी प्रधानमंत्री से भारत के हक में जो काम कराए वो हमारा सच्चा प्रधानमंत्री है। जो दूसरे देश की राजनीति में जाके हिस्सा ले वो प्रधानमंत्री कोई अच्छी सोच का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, याद रखना। और हमें खुशी है कि भारतीय मां की कोख से जन्मी कमला हैरिस आज अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई। हमें गर्व है उस बात। और तुम जाके वहां ट्रंप को जिता रहे हो। अरे एक पागल से 4 साल में अमेरिका वालों ने छुट्टी ले ली है, अब आप लोग भी जल्दी छुट्टी ले लो। इन हिटलरों से, इन पागलों से हिंदुस्तान को बचाओ, आप हिंदुस्तान को बचाओ। इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बिहार के एग्जिट पोल आ गए हैं और संकेत यह है कि नफरत फैलाने वाली ताकतें बिहार में भी हारने जा रही हैं और 2022 में इन नफरत फैलाने वाली ताकतों को उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगा के साफ करना है। साफ करना है और इनसे एक एक चीज का हिसाब मांगना है। हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो पढ़ाती हैं, इनका भी हक मांगना है। हमें मांगना है अपने स्मार्ट मीटर का हिसाब, जो 30% ज्यादा चलता है हर घर में, यानी 1000 का आपका बिल आ रहा है तो 300 रुपए आदित्यनाथ जी ज्यादा लेते हैं। 10,000 का बिल आ रहा है तो 3,000 ज्यादा लेते हैं। 1 लाख का बिल आ रहा है तो 30,000 आपसे ज्यादा लेते हैं। और ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला रही है। शामली के लोगों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बिजली के इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। हमारी मांग है सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 30% जो ज्यादा आपसे वसूला गया है 2 सालों से, ब्याज सहित आपका पैसा आपको वापस किया जाए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी आपसे पूछते हैं, वैसे मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। भाइयों और बहनों, बिजली जो आपसे ज्यादा दाम वसूला गया है वो आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ज्यादा लिया गया ना, मैंने इनके लिए नारा बनाया है कि स्मार्ट मीटर जो एक तेज चलता है, इसमें जो दलाली खाई जाती है, इसके लिए मैंने भाजपाइयों के लिए एक नारा बनाया है कि चेहरे पर जो लाली है ये स्मार्ट मीटर की दलाली है। तो इसके लिए लड़ाई हमें पूरे प्रदेश के अंदर लड़ना है। आप सबको
दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे उम्मीद है कि परिवर्तन की जो बयार दिल्ली से निकली है वो बयार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे। इस लड़ाई को आप लोग आगे लेकर जाएं। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान, मजदूर, हम सब मिलके एक नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और एक खबर सोमेंद्र भाई दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये खबर बता दो फिर अपनी बात खत्म करूंगा। क्या कहते हैं? आदित्यनाथ जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा गौ सेवक हूं, जब से पैदा हुआ गौ माता की सेवा कर रहा हूं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, गौ की सेवा करनी चाहिए। अभी एक खबर दिखाया सोमेंद्र जी ने, इसमें क्या लिखा है? घर में अगर 2 गाय से तीसरी गाय हो गई तो आपको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3 गाय रख ली तो आप व्यापारी हो गए, अब आप कॉमर्शियल में अपना बिजली कनेक्शन कराइए। वाह आदित्यनाथ जी, ये है तुम्हारी असलियत, ये है तुम्हारा हिंदुत्व, ये है तुम्हारा ढोंग। इसलिए ढोंगी बाबा, अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है 22 में हटाने का, 22 में छुटकारा पाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।